हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द मोड ऑफ 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 एंड 18। तो कुछ नंबर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं और इन सभी का मोड हमें फाइंड आउट करना होगा। मीन्स हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन नंबर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में लिखना होगा। सो अरेंजिंग द डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर इस डेटा को लिख रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर को हमें सबसे आगे लिखना होगा, जो कि है 14। और आप ये देख सकते हो कि 14 यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि हम 4 बार 14 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 17 को हम लिखेंगे। देन 17 के बाद है 18, जो कि इसमें 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम 3 बार 18 को लिख देंगे। इसके बाद हम नंबर लिखेंगे 22, 22 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 23, उसके बाद हम लिखेंगे 25 को और सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 28। तो इसके बाद इन सभी नंबर्स को जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है तो हम यहाँ पर ये ईजिली देख सकते हैं कि इनमें से 14 4 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 18 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 14 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 14 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 4 इन द गिवन डेटा, देयरफॉर मोड ऑफ द गिवन डेटा इज़ 14। इसके बाद सम नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो एक टेबल आपको यहाँ पर दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि किसी फैक्ट्री के 60 वर्कर्स में किस वर्कर की सैलरी कितनी है। तो वहाँ पर 60 में से 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक की सैलरी है 3000 रुपीज़। वहीं पर 12 वर्कर्स ऐसे भी हैं जिनमें से हर एक की सैलरी 4000 रुपीज़ है। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक की सैलरी है 5000 रुपीज़। और इस तरह से कंप्लीट टेबल हमें यहाँ पर दी गई है 60 वर्कर्स के लिए। तो इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूजिंग द टेबल द मीन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो एक और टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे जिसके सबसे पहले कॉलम में हमने लिखा है सैलरी को, सेकंड में लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स को, और थर्ड में हम यहाँ पर उन दोनों के प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि उस फैक्ट्री के अंदर 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक की सैलरी 3000 रुपीज़ है, यानी कि हर एक पर्सन को 3000 रुपीज़ देने हैं। तो इस तरह से उन 16 वर्कर्स में टोटल 48,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सैलरी के तौर पर। इसके बाद 12 वर्कर्स ऐसे भी हैं जिनमें से हर एक की सैलरी 4000 रुपीज़ है, यानी कि उन 12 वर्कर्स को टोटल 48,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। इसके बाद 10 वर्कर्स ऐसे भी हैं जिनमें से हर एक की सैलरी 5000 रुपीज़ है, तो उन 10 पीपल्स को, उन 10 वर्कर्स को टोटल 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। नाउ 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक की सैलरी 6000 रुपीज़ है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 48,000। 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक की सैलरी 7000 है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 42,000। फिर 4 वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक की सैलरी 8000 है, तो इनका प्रोडक्ट 32,000 हो जाएगा। उसके बाद 3 वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक की सैलरी है 9000 रुपीज़, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 27,000। फिर वहाँ पर एक वर्कर ऐसा भी है जिसकी सैलरी है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 1 ये 10,000 ही आ जाएगा। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे, यानी कि हर एक वर्कर को जो सैलरीज दी गई है उन सभी का टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें इन नंबर्स को ऐड करना होगा, और इन सभी का जो सम है वो यहाँ पर आ जाएगा 3,05,000। यानी कि उस फैक्ट्री के अंदर जो 60 वर्कर्स हैं उन 60 वर्कर्स को टोटल कुल मिलाकर 3,05,000 रुपीज़ सैलरी दी गई है। अब इसका मेन फाइंड आउट करने के लिए हम इस अमाउंट को 60 से डिवाइड कर देंगे। सो mean salary equals to 3,05,000 डिवाइड बाय 60। तो पहले हम यहाँ पर इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, देन हम 6 से डिवाइड करेंगे इसको 30,500 को। तो 6 से इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5083.33। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस फैक्ट्री में जो 60 वर्कर्स हैं उनकी मीन सैलरी है 5083.33।
3 रुपीज़। इसके बाद सम नंबर 6, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच द मीन इज़ एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये सभी जो मेज़रमेंट है, ये सभी मेज़रमेंट सेंट्रल टेंडेंसी के ही मेज़रमेंट होते हैं। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल हमें देना है, यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी लिखनी है जिनमें जो उनका मीन होगा वही सेंट्रल टेंडेंसी का एक अप्रोप्रिएट मेज़र हो जाए, यानी कि उसका एक उपयुक्त मेज़रमेंट हो जाए। तो इसके लिए आप कोई भी अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे सकते हो, यानी कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस इस टाइप की लिखनी होंगी जिसमें उनका जो मीन है वही उनकी सेंट्रल टेंडेंसी का एक अप्रोप्रिएट मेज़र हो जाए। सो व्हेन एनी डेटा हैज़ अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस such that these are very far from the other observations in it, it is better to calculate the median than the mean of the data, as median gives a better estimate of average in this case. तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी दी गई हैं जिनकी डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर नंबर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी का एवरेज निकालने के लिए मीडियन को फाइंड करना बेटर होता है मीन के कंपैरिजन में। बट अगर आपको ऑब्जर्वेशंस जो दी गई हैं वो एक दूसरे के ही क्लोज हैं, तो वहाँ पर आप मीन से भी उस सेंट्रल टेंडेंसी के जो एवरेज फाइंड करोगे वो उसका अप्रोप्रिएट यानी कि एक उपयुक्त मेजरमेंट हो जाएगा। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें एक ऐसा देना था जिसमें जो मीन है वही सेंट्रल टेंडेंसी का एक अप्रोप्रिएट मेज़र हो, तो इसके लिए जो नंबर्स हम लिखेंगे वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, यानी कि उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर्स हम लिख देंगे जैसे कि 154.9, 162.8, 170.6, 150.8, 163.3, 166.8 and 160.2. In this case, it can be observed that the observations in the given data are close to each other. यानी कि ये जो observations हमने लिखी हैं, जो numbers हमने लिखे हैं, वो एक दूसरे के close हैं. Therefore, mean will be calculated as an appropriate measure of central tendency. But इसके बाद second example हमें एक ऐसा लिखना है जिसके अंदर मीन अप्रोप्रिएट मेज़र ना हो बल्कि मीडियन उस सेंट्रल टेंडेंसी का एक अप्रोप्रिएट मेज़र हो जाए। इसके लिए जो नंबर्स हम लिखेंगे, जो ऑब्जर्वेशंस हम लिखेंगे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस यानी कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए। सो द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट 48, 59, 46, 52, 54, 46, 97, 42, 49, 58, 60 एंड 99। जैसे कि आप देख सकते हो कि बाकी सभी जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो तो एक दूसरे के क्लोज हैं, बट 99 का डिफरेंस उन सभी से बहुत ज़्यादा है। In this case, it can be observed that there are some observations which are very far from the other observations. कि यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी दी गई हैं जो बाकी के ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा डिफरेंस पर हैं, जैसे कि 99 है या फिर 97 भी है। उसके बाद therefore here median will be calculated as an appropriate measure of central tendency। तो इसलिए इस सेंट्रल टेंडेंसी का एक अप्रोप्रिएट मेजर फाइंड आउट करने के लिए हम मीन की जगह पर मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो यही इस तरह के दो एग्जाम्पल हमें अपनी तरफ से यहाँ पर लिखने थे, जिसमें से किसी एक में तो मीन उसका एक अप्रोप्रिएट मेजर हो और दूसरे में मीडियन उसका एक अप्रोप्रिएट मेजर हो जाए। तो ये थे एक्सरसाइज 14.4 के सम नंबर 4, 5 एंड 6, और इसी के साथ हमने अपने चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 को। तब तक आप इस चैप्टर के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।